चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेस्ट ऑफ मनी। देखो, अब जरा हमने लास्ट क्लास में ना प्रेफरेंस शेयर्स और इक्विटी शेयर्स के बारे में कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था। सेक्शन 43 पढ़ चुके हैं, 44 पढ़ चुके हैं, 45 पढ़ा दिए। 45 पढ़ा था डिस्टिंग नंबर वाला। हाँ, 46 नहीं पढ़ा है, हम आगे चल के पढ़ेंगे, बट अभी मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ 47। क्या पढ़ाने वाला हूँ? चलिए, तो सबसे पहले आप हेडिंग डालिए सेक्शन 47। एकदम बंद करो आप, विजिबिलिटी अच्छी नहीं होती। ठीक है, तो जरा बातें बंद करो। सुनेंगे ध्यान से। वोटिंग राइट का कॉन्सेप्ट, किसका कॉन्सेप्ट बेटा? वोटिंग राइट का कॉन्सेप्ट, ठीक है। अच्छा सुनो, क्या नाम है? अंजलि एसम का क्या? उम्र से इतनी ज्यादा हो गई है, जल्द जाओ। कुछ मिसिंग लग रहा है मेरे को यार। आनंद, उधर थोड़ी हो। देखो इधर, वोटिंग राइट्स क्या लिखा बेटा? वोटिंग राइट्स। तो जरा इसके ऊपर जो हमारा सेक्शन की कवरेज है, दिस इज सेक्शन 47। कौन सा सेक्शन है बेटा? सेक्शन 47। तो 47 को अंडरस्टैंड करेंगे, तो सबसे पहले विल गोइंग टू अंडरस्टैंड सबसेक्शन 1। तो कहते हैं सब्जेक्ट टू, क्या है बेटा कॉन्सेप्ट? सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 43 सबसेक्शन। आप ना मेरे साथ के साथ उसको कॉपी करेंगे। सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 50 एंड सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 188। every member of a company limited by shares limited by shares and holding equity shares। तो लिखो, फिर समझेंगे इसको डिटेल में। समय तुम लिख कर नहीं रही। टेस्टिंग नंबर।
लिखा दोस्तों? ध्यान से सुनना, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। हो गया? लिसन। अब सर यहाँ पे ना हम बात कर रहे हैं वोटिंग राइट्स की। किसकी बात कर रहे हैं? बट वोटिंग राइट्स ओनली फॉर इक्विटी शेयर्स बात कर रहे हैं, प्रेफरेंशियल की बात नहीं कर रहे हैं। तो सर हमारे पास एक सेक्शन है, सेक्शन 47 सबसेक्शन 1, राइट। और हमारे पास यहाँ पे दो क्लॉजेस हैं, ए और बी। ठीक है। अब सर ये पूरा जो सेक्शन है ये किस चीज को लेकर डेडिकेटेड है? बट सबसे पहले यहाँ पे क्या बोला गया, तीन सेक्शन का एक्सेप्शन दिया हुआ है, सब्जेक्ट टू बोला गया। क्या बोला गया बेटा? एक तो सेक्शन 43 को देख लेना एक बार। ठीक है। एक देख लेना किसको बेटा? सेक्शन 50 सबसेक्शन 2, सबसेक्शन 2 को। और एक देख लेना सेक्शन 188 सबसेक्शन 1 को। ठीक है। अब जरा सुनो ध्यान से, क्या कह रहा है भाई, इधर देखो ध्यान से। हेलो, सारे के सारे देखो, लिखना मत करो, मैं तो स्टॉप राइटिंग। अब ये जो सेक्शन है ना, ये बात कर रहा है वोटिंग राइट्स की। एंड आई होप सो यू नो वोटिंग राइट्स क्या होता है। जब भी कंपनी में डिसीजन मेकिंग होती है बेटा, तो वहां पर वोट्स कराए जाते हैं मेंबर के। क्या कराए जाते हैं? वोट्स कराए जाते हैं किसके? मेंबर्स के। और उसी सिचुएशंस को हम बोलते हैं वोटिंग राइट्स। क्या बोलते हैं? वोटिंग राइट्स। ठीक है। अच्छा, वोटिंग राइट्स किसके हैं ये? इक्विटी शेयर्स के। किसके हैं? इक्विटी शेयर्स के। भाई हमने दो तरह के शेयर्स पढ़े थे ना। एक पढ़ा था क्या? इक्विटी शेयर्स। और एक क्या पढ़ा था? प्रेफरेंस शेयर। बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टॉकिंग अबाउट हियर व्हाट? इक्विटी शेयर्स कैपिटल। ठीक है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अच्छा, तो सर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? एक तो हमें किसको फॉलो करना है? इसकी कंडीशंस। दूसरा क्या? इसकी कंडीशन। तीसरा क्या? इसकी कंडीशन। अब जरा सुनो सर, मतलब क्या है यहाँ पर? एक बेसिक सिचुएशन लिखी हुई है, सब्जेक्ट टू। क्या लिखा हुआ है? सब्जेक्ट टू। सब्जेक्ट टू का मतलब होता है कंडीशंस। क्या होता है? नहीं, वोटिंग राइट सेक्शन 47 आपको दे जरूर रहा है, बट सेक्शन 43, सेक्शन 50, सेक्शन 188 में आपको वोटिंग राइट्स नहीं भी मिल सकता। ठीक है। तो सेक्शन 47 एब्सोल्यूट नहीं है। सेक्शन 47 अप्लाई तब होगा जब हम सेक्शन 43, सेक्शन 50, सेक्शन 188 की कंडीशन फुलफिल कर लेंगे। अगर आपने उसकी कंडीशन फुलफिल नहीं करी तो आपको वोटिंग राइट्स नहीं मिलेगा। अब सर ये सेक्शन 43 क्या है? सेक्शन 50 सब सेक्शन 2 क्या है? सेक्शन 188 सब सेक्शन 1 क्या है? इसको अंडरस्टैंड करके ध्यान सुनना। याद करो, सेक्शन 43 और रूल पढ़ा था आपने कौन सा? 4 पढ़ा था ना, जिसमें मैंने आपको बताए थे इक्विटी शेयर्स विद डिफरेंशियल राइट। क्या बताया था बेटा? इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल राइट। क्या मतलब था इसका? मतलब सर कुछ केसेस में ऐसे हो सकते हैं कि मेंबर के पास डिविडेंड तो हो बट वोटिंग राइट्स ना हो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो यार एक बात बताओ, जब आपने ऐसे इक्विटी शेयर होल्ड कर रखे हैं बेटा, ओनली डिविडेंड वाले, कौन से वाले? यानी कि जिसमें वोटिंग राइट्स नहीं है, फिर सेक्शन 47 कुछ भी कहता है, इससे फर्क क्या पड़ता है? आपके पास वोटिंग राइट्स नहीं होंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? नहीं आया समझ? पक्का? श्योर है? अच्छा। दूसरा एक है सेक्शन 50 सबसेक्शन 2। ये आपने बचपन में पढ़ा होगा अकाउंट्स में, कॉल्स इन एडवांस का कॉन्सेप्ट। किसका बेटा? कॉल्स इन एडवांस, राइट। सुनो, समटाइम क्या होता था बेटा, ध्यान से सुनना, सिचुएशन बता रहा हूं। कंपनी ने, कंपनी नॉट कॉल्ड अप, मतलब कंपनी ने अभी कॉल्ड अप नहीं किया है, मतलब पैसे नहीं मांगे हैं, बट शेयर होल्डर पेड एंटायर अमाउंट। शेयर होल्डर ने क्या कर दिया है? एंटायर अमाउंट पे कर दिया है। अच्छा मुझे एक बात बताओ दोस्तों, यहाँ पर एंटायर अमाउंट पे हो चुका है, बट शेयर होल्डर ने क्या नहीं, सॉरी, कंपनी ने अभी आपसे कॉल्ड अप नहीं किया है। तो एक बात बताना, सारे शेयर होल्डर के पैसे आ गए हैं, कुछ क्या आए होंगे? कुछ के। तो ये जो शेयर होल्डर है जिन्होंने कॉल्स पे कर दिया है एडवांस में, राइट, सब्जेक्ट, ये कॉल्स तो हम ले लेंगे बट नॉट एंटाइटल्ड टू वोट। एंटाइटल्ड, एंटाइटल्ड टू वोट मतलब जो आपने कॉल्स एडवांस पे कर दिया है उस पे आपको वोटिंग राइट्स नहीं मिलेगा। क्योंकि वोटिंग राइट्स सबके क्या होते हैं? सेम। जैसे एग्जांपल बताता हूँ, मान लो आप सभी शेयर होल्डर है कंपनी के, आपने एप्लीकेशन अलॉटमेंट अमाउंट पे कर दिया है, ठीक है।
अब फर्स्ट कॉल हमने नहीं मांगी है। दो शेयर होल्डर है, जैसे मान लो ये श्री सोनाली एंड दूसरी सोनाली, इन्होंने दोनों ने क्या करा बेटा, कॉल्स एडवांस में पे कर दिया। क्या कर दिया, कॉल्स एडवांस में पे कर दिया। राइट। क्या तुम लोगों ने पे करा है? क्या कंपनी ने मांगा है? नहीं। इनको क्या वोटिंग राइट्स मिलेगा? किस पे नहीं मिलेगा? जो अभी कॉल्ड अप नहीं किया गया है। मान लो 10 रुपए थे, 5 रुपए हमने कंपनी ने मांग लिया, अपने पे भी कर दिए, तो 5 रुपए पे तो आपको वोटिंग राइट्स मिल जाएगा। बट जो बाकी का 5 है उस पर आपको वोटिंग राइट्स नहीं मिलेगा। यानी कि वो वोट आपके रेस्ट्रिक्टेड है। क्या है बेटा? रेस्ट्रिक्टेड है। गेटिंग माई पॉइंट? बोलो यार। हाँ। और एक होता है सेक्शन 188। ये तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आगे चल के पढ़ेंगे इसको, बट अभी इतना समझना। ये है RPT। क्या है बेटा? आरपीटी का मतलब होता है रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन। क्या होता है बेटा? रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन। समटाइम क्या होता है बेटा, हम जिस रेजोल्यूशन को पास कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं बेटा, जिस रेजोल्यूशन को पास कर रहे हैं, उस रेजोल्यूशन से हमारे शेयर होल्डर का इंटरेस्ट होता है। क्या होता है? इंटरेस्ट। तो हम उसका वोटिंग राइट्स वहां पे खत्म कर देते हैं। सपोज कंपनी कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रही है सीमेंट सप्लाई करने का। राइट। अब अंजलि के पिताजी की सीमेंट की फैक्ट्री है, और उन्हीं को टेंडर देने की यहाँ पर बात चल रही है, तो अंजलि किसके फेवर वोट करेगी? पापा के फेवर वोट करेगी। तो इसलिए हम इसका वोट ही क्या कर देंगे, रद्द कर देंगे फॉर दैट पर्टिकुलर रेजोल्यूशन। मतलब यहाँ पर बेसिकली जो रिलेटेड पार्टी होगी बेटा, उसको वोट देने का अधिकार नहीं होगा उस रेजोल्यूशन में जिसमें वो रिलेटेड पार्टी है, जिससे वो रिलेटेड कंसर्न है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? भैया मतलब सेक्शन 47 एब्सोल्यूट नहीं है, यहाँ पे कुछ रेस्ट्रिक्शन लगती है। कौन सा सेक्शन में? 43 में, सेक्शन 50 में, और सेक्शन 188 सबसेक्शन 1 में, जो कि आरपीटी यानी कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन से रिलेटेड है। पहले बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत? श्योर है? पक्का? अब थोड़ा सा आगे मंजिल बढ़ाते हैं अपनी। अब सुनो, कंपनी क्या करती है, मीटिंग कॉल करती है। क्या कॉल करती है बेटा? मीटिंग एंड पुट सम रेजोल्यूशन। और उस रेजोल्यूशन मीटिंग में कुछ रेजोल्यूशन क्या करा जाता है बेटा, पुट किए जाते हैं। और ये मीटिंग किसकी है? शेयर होल्डर्स की। किसकी मीटिंग है ये? तो भैया एक बात बताइए, ये जो रेजोल्यूशन है, ये जो पुट किया गया है इन द फ्रंट ऑफ शेयर होल्डर, तो क्या एवरी शेयर होल्डर, एवरी मेंबर हैज अ राइट टू वोट ऑन दिस? बोलो। हैज अ राइट टू वोट ऑन दिस रेजोल्यूशन, मतलब आपका अधिकार है कि आप इस रेजोल्यूशन में क्या कर सकते हैं बेटा, वोट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं बेटा? वोट कर सकते हैं। तो एवरी शेयर होल्डर, यानी कि अगर एक शेयर होल्डर है, उसके पास वोट्स भी कितने होंगे बेटा? एक वोट होगा। अगर मीटिंग हो रही है शो ऑफ हैंड से। किससे बेटा? शो ऑफ हैंड से। जनरली अब बता दो, सुनो ध्यान से। एक सेक्शन आएगा बेटा, सेक्शन 107। क्या आएगा बेटा? देखो 47 कहता है आपके पास वोटिंग राइट्स है, वो यहीं पे खत्म हो गया। शेयर होल्डर के पास क्या है बेटा? राइट करने का, वोट करने का क्या है, राइट है। ये खत्म हो गया, सेक्शन 47 यहीं पे खत्म हो गया। अब वोट कैसे होगा ये कौन बताएगा? 107 कौन बताएगा? 107। हालांकि इसमें 107, 108, 109, 110, ये सारे वोटिंग की सिचुएशंस हैं। और एक 111 भी है बेटा, जो रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन कहता है, वो बाद में पढ़ेंगे उसको। ठीक है। तो एक शेयर होल्डर के पास वोट कितने हैं बेटा? एक ही वोट काउंट होगा। बट अगर मान लो शेयर होल्डर ने कंपनी में रिक्वेस्ट करी और बोला सेक्शन 109 से वोट करवाओ। किससे वोट करवाओ? सेक्शन 109 से वोट करवाओ। उस केस में वोट बाय पोल होता है। क्या होता है? वोट बाय पोल होता है। पोल का मतलब ये होता है नंबर ऑफ शेयर्स आपने जितने होल्ड कर रखे हैं, उतने आपके क्या होंगे बेटा, नंबर ऑफ वोट्स होंगे। क्या होंगे बेटा? मतलब अगर 100 शेयर्स हैं तो 100 वोट है, 1000 शेयर है तो 1000 वोट है, 1 लाख शेयर है, 1 लाख वोट है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो सर एक तो सिंपली क्या तरीके से, मान लो यू ऑल आर द शेयर कंपनी एंड आई पुट एन रेजोल्यूशन, जनरली रेजोल्यूशन कौन पुट करता है? कंपनी सेक्रेटरी। ठीक है। तो वोट करने का अधिकार सारे मेंबर्स के पास है। यस। अगर शो ऑफ हैंड से वोट हो रहा है तो क्या होगा? हर व्यक्ति के पास एक वोटिंग राइट होगा। अरे गेटिंग में बट, बोलो बच्चे। हाँ जी। दूसरा, अगर पोल से डिमांड हो रहा होगा तो फिर वहां पे बेटा जितने नंबर ऑफ शेयर्स आपने होल्ड कर रखे हैं, उसके प्रोपोर्शन में आपके पास वोट हो जाएंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? समझ आए? पक्का? चलो लिखो उसको।
उसमें कर्टन्स लग जाएंगे ना, सही रहेगा। अरे वो दूसरे थे ना, दूसरे लगेंगे, लग जाएंगे फिर वो। बाहर से बिल्कुल लाइट आने चाहिए। प्राइवेसी हैज अ कॉस्ट। प्राइवेसी होनी चाहिए ना। हो गया। सॉरी, आपने बचपन में पढ़ा कॉल सेंटर एडवांस? क्या होता है? एडवांस में पेमेंट कर देते हैं, बाकी सबकी पेमेंट आई है। नहीं तो मैं आपको अलग से स्पेशल राइट थोड़ी दूंगा वोटिंग का। तो आपने जो एक्स्ट्रा पेमेंट कर दिया है ना, उसका एक्स्ट्रा एडवांटेज आपको वोटिंग राइट्स नहीं मिलेगा, ये कह रहा है। हाँ जी। क्योंकि यूनिफॉर्मिलिटी होती है ना। अगर वोटिंग राइट्स मिलेगा तो सबको मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। डेमोक्रेसी। हालांकि इसमें एक एग्जामिशन है, वो कराऊंगा, जल्दी लिखो थोड़ा सा। आज हम प्रोस्पेक्टस वाला चैप्टर शुरू कर देंगे, ये खत्म होने के बाद। डायरेक्टर करेंगे। डायरेक्टर तो करना ही है ना। डायरेक्टर चैप्टर जरूर करेंगे जी। सिलेबस को तो निपटाना जल्दी से जल्द। अभी हमारा टाइप्स ऑफ डायरेक्टर का तो कॉन्सेप्ट चल रहा है ना। क्या करा चुका हूँ उसमें? फर्स्ट डायरेक्टर हो चुका है, प्रेसिडेंट डायरेक्टर, वुमेन डायरेक्टर। वुमेन डायरेक्टर का सेक्शन क्या है? वुमेन डायरेक्टर का सेक्शन। हाँ मैं रुका ही हूँ, कहाँ भाग थोड़ी रहा हूँ। बस। सेक्शन 43 बहुत बढ़िया जी, ग्रेट। 143, बहुत ग्रेट ग्रेट, नाइस। बताओ भाई सोनाली। तो कुछ बोलो हो जाओगी। हाँ, देख कर नहीं बोलना। हाँ देख के नहीं बोलना ना, हाँ। बताओ भाई सोनाली। किसी को याद है? किसी को याद है? 149 सबसेक्शन 1 सेकंड प्रोविजो नालायको। क्यों नहीं हो रहे हैं? आप एफर्ट नहीं कर रहे हो। चार्ट बनाओ हमारे लिए। सीखोगे भी तो। ये हो गया पूरा? हो गया ये? सोनाली का नहीं हुआ इसलिए वो ऊपर कर रहा हूँ। किसी और का होता तो मैं नहीं करता। चाहे फिर कोई भी हो, जहाँ जी क्यों ना हो। हो गया। हो गया। ये हो गया ना ऊपर वाला। लो लिखो। भाई सेक्शन तो देखो, कंपनी लॉ में ना सेक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आपको भैया सेक्शन एट एनी हाउ याद करने होंगे। ठीक है भाई। ज्यादा सेक्शन थोड़ी है यार, 250 सेक्शन है, कुछ सब सेक्शन होंगे, कुछ रूल्स होंगे, कुछ फॉर्म्स हैं। बस। बस 250 ही है। 250 भी पूरे नहीं है। पूरी कंपनी में तो 470 सेक्शन है बेटा। पूरी कंपनी में एग्जीक्यूटिव में थोड़ी पढ़ाते हैं। आधा भी नहीं पढ़ाते हैं, आधा आधा तो पढ़ाते हैं, आधा पढ़ाते हैं। बाकी आप सेल्फ पढ़ोगे। सेल्फ फाइनल में जब सीएस बनोगे उसके बाद। पहले एग्जी पढ़ा लेते हैं।
लोकेशन चेंज होने के बाद ना थोड़ा अजीब सा ही फील हो रहा है मुझे। नहीं नहीं, प्रोफेशनल क्लासेस वहां पे होते थे ना, तो इसलिए हाँ थोड़ा अजीब सा लग रहा है। अब मैं प्रोफेशनल के हिसाब से थोड़ा चेंज करवाऊंगा इस रूम में। और मैं तो ऐसे सेटिस्फेक्शन थोड़ी मिलेगा ऐसे। हो गया ना? तो वैभव जल्दी कर भाई। ऐसे कैसे काम चलेगा मेरे भाई? सो आई होप सो आपको समझ में आया हो। अभी हमने सिर्फ वोटिंग राइट्स किसके पढ़े हैं? भाई प्रेफरेंशियल होल्डर के पास भी वोटिंग राइट्स होते हैं क्या? जनरली नॉट, बट देयर आर सर्टेन सिचुएशंस वेयर प्रेफरेंशियल होल्डर आल्सो गेटिंग द वोटिंग राइट्स। वो भी हम डिस्कस करेंगे। पहले आप लोगों ने लिख लिए? चलो इसकी थ्योरी बात देख लें। अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी तो शुरू हुआ है। ठीक है, देखो। सब्जेक्ट टू, जहां जहां सब्जेक्ट टू लिखा हो बच्चों, समझ जाना वहां पे क्या लगा दी गई है? कंडीशंस। मतलब ये सेक्शन एब्सोल्यूट नहीं है। दूसरे सेक्शन की क्या लगी हुई है इसमें? कंडीशंस लगी हुई है। तो सेक्शन 43 बता चुका हूँ। हेलो। सेक्शन 50 सबसेक्शन 1 बता चुका हूँ। सेक्शन 188 सबसेक्शन 1 बता चुका हूँ। हाँ, इन तीनों में हम वोटिंग राइट को क्या कर सकते हैं? रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं बेटा? अब देखो क्या लिखा हुआ है, एवरी मेंबर ऑफ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, और होल्ड कर रही है क्या बेटा? इक्विटी कैपिटल। किसको होल्ड कर रहे हो आप? इक्विटी कैपिटल को। शेल हैव अ राइट है आपके पास क्या बेटा? वोट ऑन एवरी रेजोल्यूशन प्लेस बिफोर द कंपनी। मतलब भैया जो जो रेजोल्यूशन कंपनी प्लेस करेगी जनरल मीटिंग में, उसमें आपके पास अधिकार है क्या करने का? वोट्स करने का। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बोलो बच्चों। तो कहते हैं सर हिज वोटिंग राइट्स ऑन, क्या लिखा हुआ है? होल शेल बी प्रोपोर्शन टू हिज शेयर्स इन पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। प्रोपोर्शन समझ गए? जितने नंबर ऑफ शेयर्स उतने नंबर ऑफ वोट्स। गेटिंग माय पॉइंट? सर यहाँ पे ना इस पॉइंट का एक एग्जामिशन मिला है निधि कंपनी। कौन सी कंपनी को? सुनो, एग्जामिशन तो निधि कंपनी। कौन सी कंपनी बेटा? निधि कंपनी। एग्जामिशन क्या है? ये जो क्लॉज है ना, ये निधि कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल नहीं भी हो सकता। यानी कि सेक्शन 47 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी शेल नॉट अप्लाई टू निधि कंपनी। तो निधि कंपनी, तो सर क्या अप्लाई होगा इसमें? ना एक एग्जामिशन क्या दे रखी है, सुनना ध्यान से। तो कहते हैं शेल अप्लाई, अप्लाई करोगे तो फिर क्या हो जाएगा बेटा? सब्जेक्ट टू द मॉडिफिकेशन। मतलब अगर ये सबसे, वैसे तो अप्लाई नहीं होगा, बट अगर अप्लाई करोगे तो फिर क्या हो जाएगी बेटा उसमें? मॉडिफिकेशन जानते हैं आप? चेंज। मॉडिफिकेशन का मतलब क्या होता है? मॉडिफिकेशन दैट नो मेंबर, नो मेंबर shall exercise voting rights on poll in excess of 5% of total voting powers, of total voting powers of equity shareholder। क्या मतलब है सर इसमें? सुने, एक एग्जांपल से तो क्लैरिफाई करते हैं। ध्यान तो सुनना बच्चों। भाई मैंने अभी आपको क्या बोला? पोल का मतलब क्या होता है? मतलब नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ वोट्स। यही बोला था बेटा। हाँ जी, तो इसका मतलब सर निधि कंपनी में ना जैसे मान लो एक कंपनी है जिसमें मेरे पास 75% वोट है। मतलब 75% होल्ड कर रहा हूं मैं क्या? इक्विटी शेयर्स। तो मेरे वोट्स कितने हो गए? 70। क्या अपने आप अकेले मैं रेजोल्यूशन पास करवा सकता हूँ ऐसा? हाँ। और तो मैं अकेले पास करवा सकता हूँ। तो कहने का अर्थ ये हुआ, निधि कंपनी में ऐसा क्या एग्जामिशन आ गया सर? ये तो देखो,
मान लो ये एक निधि कंपनी है। अब निधि कंपनी क्या होता है बेटा, आपने पढ़ा नहीं है? पढ़ा है आपने? नहीं सर, आगे चल के पढ़ेंगे बेटा निधि कंपनी के बारे में, काफी डिटेलिंग है इसकी, ठीक है। इन जनरल बता देता हूँ, निधि कंपनी जस्ट लाइक अ कोऑपरेटिव बैंक। इट जस्ट लाइक अ कोऑपरेटिव बैंक। सपोज नॉलेज वेंचर एक निधि कंपनी है, एंड वी ऑल आर द मेंबर ऑफ दैट कंपनी, ठीक है। तो हम इस कंपनी को लोन, सॉरी, डिपॉजिट करेंगे पैसा, और ये हमें क्या दे सकती है, लोन दे सकती है। तो ऐसी कंपनी को हम क्या बोलते हैं, निधि कंपनी, ठीक है। बाकी डिटेलिंग इसके आगे चल के हम डिस्कस करेंगे। मान लो निधि कंपनी में कुछ शेयर होल्डर्स, और कौन से वाले शेयर होल्डर बेटा, इक्विटी शेयर होल्डर्स। कौन से शेयर होल्डर है बेटा, इक्विटी शेयर होल्डर्स, ठीक है। सपोज कंपनी में एक या 100 मेंबर्स है। कितने मेंबर्स है बेटा, 100 मेंबर्स, ऐसे ही मान लेते हैं जनरली, ठीक है। कितने मेंबर है बेटा, 100 मेंबर है। और मान लो एक है मिस्टर एक्स, एक है मिस्टर वाई, और एक है मिस्टर जेड, ठीक है। अब इन तीन लोगों ने ना मेजोरिटी ऑफ शेयर होल्ड करे हुए हैं। जैसे मान लो इसके पास टोटल कंपनी के कितने शेयर होल्ड है, 10%। इसके पास कितने हैं, इसके पास कितने हैं, 25%, ठीक है। तो ये इनकी वोटिंग राइट्स, मतलब 10% वोटिंग राइट्स आ गए आपके पास। इसके पास कितने वोट्स आ गए, इसके पास कितने आ गए, अगर पोल से वोटिंग होती है तो। बोलो यार। हाँ जी। बट ये क्या कह रहा है कि इन मेंबर के ना राइट टू वोट, राइट टू वोट ऑन पोल। किसमें बेटा, राइट टू वोट ऑन पोल, मतलब जब पोलिंग वोट होगी तो आप मैक्सिमम कितने वोट कर सकते हो बेटा, 5%, उससे ज्यादा नहीं। यानी कि ये सिर्फ कितने कर सकता है, 5%। 10 हैं बट करेगा कितने सिर्फ, काउंट कंसिडर सिर्फ कितने होंगे, 5 कंसिडर होंगे बस। और इसके 15 हैं, अगेन 5, इसके 15, 25 है, अगेन 5। मतलब सीधी सी बात है, अपर कैप लगा दी है पोल में कि भाई वट एवर द वोटिंग यू आर होल्डिंग इन द कंपनी, बट आप सिर्फ पोल में कितने परसेंट वोट काउंट होंगे आपके, 5% ही वोट काउंट होंगे। ऐसा क्यों किया गया, ताकि कुछ ही लोग कंपनी को रेगुलेट ना कर सकें। पावर सबके पास क्या होनी चाहिए बेटा, इक्वल होनी चाहिए। तो इसलिए बेटा यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन लगा दिया, क्योंकि इस कंपनी में बेटा फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होती है। कौन से ट्रांजेक्शन होती है, तो उसमें किसी प्रकार का फ्रॉड ना हो, इसलिए बेटा ये कंडीशन यहाँ पर निधि कंपनी में लगा दी है। समझ में आए, बोलो, लिख लो। जैसे पुराने वीडियोस में विनीत का नाम छाया हुआ था, इसमें इसका छाया हुआ है ना। लिखो। समझ आए। अभी क्या हो बेटा, हमारा सेक्शन 47 सबसेक्शन 1, क्लॉज ए क्लॉज बी ही कंप्लीट हुआ है अभी, ठीक है। हो गया।
यदि लवन्या कहीं क्लास ले रही तो करके नहीं घर पे हो। वाई शी इज वेस्टिंग टाइम भाई, बहुत इंपॉर्टेंट टाइम पता है यहाँ पे। यहाँ हम ऐसे टाइम वेस्ट नहीं कर सकते हैं भाई, एक एक दिन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। या तो कहीं क्लास ले रही हो। कर क्या रही है मतलब, कुछ बात हुई है आपके उससे? मार्च से फिर तो जून टाइम दे नहीं पाएगी वो। भाई मार्च तो 26 में आएगा ना सीधे। तब तो तुम्हारा तो लगभग सिलेबस निपट चुका होगा। फर्स्ट ग्रुप तो खत्म ही हो गया होगा। हाँ। सेकंड थोड़ा ना फर्स्ट ग्रुप के डायरेक्टर चैप्टर निपटा दो पहले, फिर शुरू करते हैं सेकंड। प्रकाश से भी कह रहे थोड़ा अकाउंटिंग में इनका आगे निकल जाए, फिर शुरू करते हैं। अच्छा एक बात बताओ नीरू, खाली तुम ही दे रहे हो दिसंबर में ना? और कोई तो नहीं है दिसंबर वाला? आप दे रहे हो दिसंबर में? मतलब भाई तुम दो दो ग्रुप दे तो रहे हो, सालो मेरे को गाली मत देना कल को। मेहनत करो भी तो बताओ। कहीं पता लगे बोले साहब आपके चक्कर में हो गए तो। देखो मैं हैं? नहीं देखो, दोनों ग्रुप देने में क्या होता है ना, फिर आपको भाई बिगिनिंग आपको प्रिपरेशन अच्छी करनी होती है। अब कर रहे हो नो डाउट। चलो। यार थोड़ा ना सही से बैठा करो ना, मुंह बना के बैठे रहे तो थोड़ा स्माइल होनी चाहिए चेहरे पे आप लोग। सरकार सर को बुला लो। इसकी जब से एग्जीक्यूटिव में आई है, मुंह बहुत ज्यादा नहीं चल रहा है इसका। क्लास का रुके नहीं। सेक्शन 47 सबसेक्शन 2। ठीक है लिखो। एवरी मेंबर। एक ये सोनाली इसका हमेशा मुंह ही बना रहता है। पता नहीं जहर पी के आती है, अभी क्या आती है। अरे थोड़ा स्माइल होना चाहिए क्लास में, इंटरेस्ट के साथ पढ़ना चाहिए ना थोड़ा। बॉस का ऑप्शन नहीं है वरना अभी ना इसकी
देखा ये? देखो देखो, एक कॉन्सेप्ट समझना ध्यान से, कंसंट्रेशन से। यहाँ पे कंपनी है और ये जर्नल मीटिंग में एक रेजोल्यूशन पुट कर रही है। कहाँ पे जी? जनरल मीटिंग में एक रेजोल्यूशन पुट किया जा रहा है, ठीक है? पुट अ रेजोल्यूशन। अब यहाँ पे जनरली भाई मेंबर कंपनी के दो तरह के होते हैं। जनरल मीटिंग किसकी मीटिंग होती है? मेंबर्स की। और मेंबर हमारे दो तरह के हैं, एक इक्विटी और एक प्रेफरेंस, ठीक है? एक क्या बेटा है हमारे पास? इक्विटी, और एक क्या है? प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है? ध्यान सुनना कंसंट्रेशन से। सर जब मैं इस रेजोल्यूशन को पुट कर रहा हूं तो मैं कह रहा हूँ रेजोल्यूशन में वोटिंग राइट्स हैं। क्या है वोटिंग? वोटिंग राइट्स हैं। तो भैया इसमें इक्विटी शेयर होल्डर का तो एब्सोल्यूट राइट है। किसका राइट है जी? इक्विटी शेयर होल्डर का तो एब्सोल्यूट राइट है, जो कि सेक्शन 47 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए क्लॉज बी दोनों डिफाइन करते हैं। हाँ जी। ओके। सेक्शन 47 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए और क्लॉज बी, ठीक है? ये हमें पूरा राइट दे रहे हैं इक्विटी शेयर होल्डर को कि आपके पास 100% राइट है वोटिंग करने का। राइट, रेजोल्यूशन में कोई सा भी रेजोल्यूशन हो, एक्सेट्रा। बट सर क्या प्रेफरेंस शेयर के पास भी वोटिंग राइट्स होते हैं? हाँ, प्रेफरेंस शेयर के पास भी वोटिंग राइट्स होते हैं क्या? देखो, अगर मैं बात करूं इन जनरल, तो जनरली नॉट हैविंग वोटिंग राइट्स। तो जनरली इनके पास क्या नहीं है बेटा? वोटिंग राइट्स नहीं है। हाँ जी। अब जनरली वोटिंग राइट नहीं है मतलब एक्सेप्शन में तो है। हाँ। तो सर यहाँ पे ना एक्सेप्शंस आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं? एक्सेप्शन। तो कुछ एक्सेप्शंस में यहाँ पर वोटिंग राइट मिल जाता है, जैसे सबसे पहला, जहां पे प्रेफरेंस शेयर होल्डर के राइट्स इफेक्ट हो रहे हों। मतलब हम कोई ऐसा रेजोल्यूशन लेके आ रहे हैं जिससे किसके राइट इफेक्ट हो रहे हैं बेटा? प्रेफरेंस शेयर होल्डर के राइट इफेक्ट हो रहे हैं। या फिर कंपनी बेटा क्या हो रही है? वाइंडिंग अप। उस समय आपके पास वोटिंग राइट्स आ जाएगा। या फिर आपकी पेमेंट हो रही है, यानी कि रीपेमेंट हो रही है बेटा आपकी कैपिटल की, या रिडक्शन हो रहा है कैपिटल का, ठीक है? तो यहाँ तीन सिचुएशन हो गए बेटा। सबसे पहला क्या? प्रेफरेंस शेयर होल्डर के राइट क्या हो रहे हैं? इफेक्ट हो रहे हैं। दूसरा क्या? कंपनी वाइंड अप हो रही है। या फिर रीपेमेंट और रिडक्शन हो रहा है किसका बेटा? कैपिटल का। इट में बी इक्विटी और इट में बी प्रेफरेंस, ठीक है? कोई सी भी कैपिटल अगर क्या हो रही है बेटा? इफेक्ट हो रही है, तो उस सिचुएशन में एक्सेप्शंस है बेटा कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास क्या आ जाएगा? वोटिंग राइट्स आ जाएगा। समझ में आया? बट एक और सिचुएशन है। मान लो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पिछले 2 साल से, लास्ट 2 ईयर और मोर, क्या नहीं मिला? नॉट पेड डिविडेंड। मतलब भैया पिछले 2 साल से या उससे ज्यादा हो गए हैं, हमें क्या नहीं मिला बेटा? डिविडेंड ही नहीं मिला है। तो सर ऐसे जो प्रेफरेंस शेयर होंगे, क्यूमुलेटिव बोल सकता है इनको मैं? हाँ। इनके पास बेटा राइट टू वोट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? राइट टू वोट। क्या आ जाएगा बेटा? इन एवरी रेजोल्यूशन, मतलब कंपनी में जितने भी रेजोल्यूशन पास होंगे, उन सभी रेजोल्यूशन में आपका राइट आ जाएगा। फिर हमने देखेंगे एक्सेप्शन को। फिर ये जनरल ट्रीटमेंट होगा। और जो भी रेजोल्यूशन कंपनी के बोर्ड में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लेकर आएंगे बेटा किसी भी मैटर के ऊपर, वहां पे आपके पास वोटिंग राइट्स के अधिकार मिल जाएंगे आपको। समझ आया? पक्का? कॉपी करो। जब तक पेमेंट नहीं हुई है। हम्म, देखो, बहुत सही। आप पेमेंट कब नहीं करोगे? जब लॉस में होंगे सिंपल। या तो फ्रॉड इंटेंशन हो गया आपको।
हो गया। जो बोलने लगा वो बोल रहे हैं। 10 में ना मजाक सोच समझ के करना आप, ठीक है? मैं इलाज कर लूंगा बढ़िया से। सबके लिए वार्निंग है। प्राची, बोलने से पहले 10 बार सोच लेना, ठीक है? वरना मैं बढ़िया वाला इलाज कर दूंगा, बहुत बढ़िया वाला। देखो फटाफट से। समझ आए? तो जनरल केस कितने बेटा? 3 है। प्रेफरेंस शेयर के राइट इफेक्ट हो रहे हो, वाइंडिंग अप हो रहा हो, या फिर रिपेमेंट या रिडक्शन हो रहा हो कैपिटल का, ठीक है? ये बेटा मैं आपको पढ़ाऊंगा रिडक्शन वाला प्रोविजन सेक्शन 66 में, ठीक है? बोलो जी। हाँ, तो इन केसेस में बेटा आपके पास वोटिंग राइट्स आ जाते हैं, ठीक है? और एक केस ऐसा है बेटा जहां पर आपके पास हर रेजोल्यूशन में क्या होगा, वोटिंग राइट्स होगा। दैट इज कॉल्ड कि अगर आपको पिछले 2 साल या उससे ज्यादा डिविडेंड की पेमेंट्स नहीं हुई है तो, ठीक है? तो फिर एवरी रेजोल्यूशन में आपके पास वोटिंग राइट आ जाते हैं। ना ना ना, वो अलग है। ओनली मेंबर रेजोल्यूशन। हो गया। तो ये एक बार डिफरेंस है बुक में, इसको देख लीजिएगा। अभी ना लंच ब्रेक में काम करना, वहां से ना बुक लेके आ जाना, ठीक है? जहां से लेके आया था पहले। और कहाँ से लाएगा? हाँ जी। क्या लिखा हुआ है? अब एक सेक्शन है बेटा, सेक्शन 60। अब इसको समझिएगा, मैं पहले इसका कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, फिर थ्योरी से इसको अंडरस्टैंड कर लेंगे। ये है पब्लिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल को लेके। किसको लेके बेटा? पब्लिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल को लेके। दिस इज कवर्ड अंडर सेक्शन 60। अभी है क्या सर? ध्यान है, छोटा सा सेक्शन, बट सम टाइम क्या होता है एग्जाम में पूछ ले जाते हैं, ठीक है? अब मान लो आप ना एक कॉन्सेप्ट सुनिएगा इसका। आप कंपनी बेटा एडवर्टीजमेंट्स कर रही है। क्या कर रही है? एडवर्टीजमेंट्स रिलेटेड टू रेजिंग फंड्स या कुछ भी वटेवर, ठीक है? कंपनी यहां पर क्या कर रही है बेटा? एडवर्टाइजमेंट्स कर रही है। और इस एडवर्टाइजमेंट्स में कंपनी कर क्या रही है, ध्यान से सुनना। ये शो कर रही है ऑथराइज शेयर कैपिटल को। किसको शो कर रही है? ऑथराइज्ड शेयर
कैपिटल, एंड आई होप सो आपको पता होगा ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल क्या होगा, है ना? अच्छा एक बात बताना, ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल तो आप ज्यादा भी रख सकते हो, वो इशू थोड़ी कर रही है आप। ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल सारे के सारे इशू थोड़ी होती है। जैसे मान लो कंपनी की ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल है 100 करोड़, कितनी है? तो इसका ये मतलब थोड़ी कि अपने पूरा का पूरा इशू कर दिया मार्केट में, है ना? सपोज, सपोज इसमें से जो इशूड पोर्शन है वो है मान लो 10 करोड़, कितना है? यानी कि आपकी जो ऑथराइज शेयर कैपिटल है और जो इशूड शेयर कैपिटल है, क्या उसमें डिफरेंस है बहुत ज्यादा? एंड मान लेते हैं यही हमारा पेड अप कैपिटल भी है। यही हमारा क्या बेटा? एंड आई होप सो यू नो व्हाट अबाउट द कॉन्सेप्ट्स ऑफ पेड अप एंड इशूड कैपिटल, राइट? बोलिए जी। हाँ। अब मान लो जब आप एडवर्टाइजमेंट्स कर रहे हो ना, आप सिर्फ किसको शो कर रहे हो? ये दिखाने के लिए कंपनी बहुत बड़ी है। बट एक लॉजिकली बताओ बेटा, क्या कंपनी यहाँ पर फंड्स ज्यादा रेस कर रहे हैं मार्केट से? नहीं, फंड्स तो सिर्फ कितना है? 10 करोड़ है। तो हो सकता है ना लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए, क्या 100 करोड़ की कंपनी है, बट क्या एक्चुअल में 100 करोड़ की कंपनी है क्या? वो उसकी ऑथराइज कैपिटल है, खाली कौन सी कैपिटल है? ऑथराइज है। जबकि एक्चुअल फंड्स कंपनी के पास सिर्फ कितने आए हैं? 10 करोड़। तो इशूड कितनी है सिर्फ? भाई ऑथराइज तो जितना मर्जी कर लो ना, ऑथराइज का प्रॉब्लम थोड़ी, स्टैम्प ड्यूटी पे करो और ऑथराइज बढ़ा लो। बोलो भैया। तो सेक्शन 60 बोलता है भैया सुनो, यहाँ पर क्या अप्लाई हो जाता है बेटा? सेक्शन 60, अगर आप ऑथराइज शेयर कैपिटल को कहीं पे शो कर रहे हैं तो दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसके साथ साथ आप क्या, इशूड शेयर कैपिटल और पेड अप शेयर कैपिटल को भी शो करेंगे इन इक्वल प्रोमिनेंट में। किसमें बेटा? मतलब बराबर बराबर दिखना चाहिए। जितना फॉन्ट साइज आपने किसका लिया है? ऑथराइज शेयर कैपिटल का। ऐसा नहीं कि छोटा सा फॉन्ट साइज लिख दिया, ऊपर आपने बड़ा बड़ा लिखा ऑथराइज शेयर कैपिटल और नीचे लिख दिया छोटा सा इशूड शेयर कैपिटल। लिखने को तो बोला है। पहले क्या होता था, बहुत सारी टबैको कंपनी ना या फिर बहुत सारी मूवीज ना बेनिफिट उठाती थी एक लूप हॉल्स का लॉस में। लूप हॉल्स क्या था कि आप जब भी कोई अल्कोहल को दिखाओगे या फिर कोई सिगरेट तंबाकू को दिखाओगे तो वहां पर एक वार्निंग भी लिखोगे कि ये कैंसर का कारण बनता है। तो कंपनी क्या करती थी, बहुत छोटे ब्लैक करके दिखाती थी ताकि लोगों को दिखे ना वो। मतलब उन्होंने कंपनीज का ये एक्सक्यूज रहता था, भाई तुमने बोला है दिखा लिखने को, हमने लिख दिया। तुमने ये थोड़ी बोला कि साफ होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, दिखना चाहिए। क्योंकि लॉ में तो छोटी छोटी बातों पे लूपहोल्स निकल जाते हैं ना। हाँ। तो फिर बाद में लॉ चेंज हुआ। गवर्नमेंट ने बोला अब तुम देखोगे तो बड़ी सी वार्निंग आती है बेटा, जो प्रॉपर विजिबल होती है। क्या होती है बेटा? विजिबल होती है, ठीक है। तो फिर सिर्फ लॉ में ये नहीं लिखा हुआ है कि आपको इक्विटी शेयर को भी लिखना, सॉरी, ऑथराइज के साथ साथ इशूड कैपिटल को लिखना है। लॉ में क्या लिखा हुआ है? इशूड को तो लिखना ही है, साथ में उसी इक्वल प्रोमिनेंट में जिसमें किसको लिख रहे हो? ऑथराइज शेयर कैपिटल को लिख रहे हो। समझ आया? ये है बेटा शेयर कैपिटल की पब्लिकेशन के रिगार्डिंग सेक्शन 60। आई होप सो आपको समझ में आया। लिखो। हो गया?
Then देखिए देखो क्या लिखा हुआ है, compliances for publication of share capital under Companies Act 2013. देखिए, it is provided under section 60 of the act that where any notice, कोई भी एडवर्टाइजमेंट या कोई भी ऑफिशियल पब्लिकेशन कंपनी का है, या एनी बिजनेस लेटर, बिल हेड या लेटर पेपर ऑफ कंपनी कंटेन स्टेटमेंट ऑफ अमाउंट ऑफ क्या बेटा, ऑथराइज शेयर कैपिटल ऑफ कंपनी। मतलब कोई भी नोटिस, बिल पैड या एक्सेट्रा, जो भी ऑफिशियल पब्लिकेशन है आपका, उसमें आप किसको शो कर रहे हो बेटा, ऑथराइज कैपिटल को। किसको, ऑथराइज कैपिटल। तो देखो क्या लिखा हुआ है, सच नोटिस, उस नोटिस में, उस एडवर्टाइजमेंट में, उस ऑफिशियल पब्लिकेशन में, या फिर उस लेटर में या बिल हेड में, या फिर जो लेटर पेपर है उसमें, शेल कंटेन अ स्टेटमेंट ऑफ क्या बेटा, लिखो क्या लिखो, इन एन इक्वल प्रोमिनेंट पोजीशन एंड एन इक्वल कॉन्स्पिशियस कैरेक्टर ऑफ द अमाउंट ऑफ कैपिटल विच हैज बीन सब्सक्राइब्ड एंड अमाउंट पेड अप। मतलब जो सब्सक्राइब्ड कैपिटल है और जो पेड अप कैपिटल है, उसको भी आप सेम सिचुएशन में क्या करेंगे बेटा, एग्जीक्यूट करेंगे। अगर ऐसा नहीं करते हो, पेनल्टी दिख रही है, पेनल्टी लगेगा बेटा आपको कम से कम कितना है, 10,000 रुपीज कंपनी के ऊपर लगेगी, और एवरी ऑफिसर जो डिफॉल्ट में उसके ऊपर कितने लगेगी, 5,000 की पेनल्टी आपके ऊपर लगेगी अगर आपने ऐसा नहीं किया है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 10,000 कंपनी के ऊपर है, और जो ऑफिसर इन डिफॉल्ट है उसके ऊपर कितने है बेटा, 5,000 की पेनल्टी। चांस पे हो गए, ठीक है। सो दिस इज द पैनल प्रोविजन रिगार्डिंग द सेक्शन 60। पांच ही है ना पक्का, ठीक 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 है। चलो जी, ये कंप्लीट हो गया हमारा पार्ट ए, जिसमें हमने जनरली क्या पढ़ा, शेयर कैपिटल के बारे में। किसके बारे में पढ़ा, अब सुनिए पार्ट बी क्या है, बेसिक टर्म रिलेटेड टू इशू एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज। तो मतलब जब कंपनी शेयर इशू करती है और शेयर्स अलॉट करती है, उसको लेके कौन कौन से प्रोविजंस है, वो हमें यहाँ पर डिस्कस करना है। क्या करना है बेटा, डिस्कस करना है। जरा एक मिनट कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं पहले। अब ये पूरा सिनेरियो क्या है, सुनना ध्यान से। मान लो यहाँ पर है एक कंपनी, क्या है जी, कंपनी, ठीक है। अब जो ये कंपनी है ना, इसको मान लो नीड है फंड्स की। किसकी नीड है, फंड्स की, पैसों की जरूरत है। तो ये या तो लोन ले ले, क्या ले ले बेटा, लोन, या तो ये मार्केट से पैसा उठा ले इक्विटी शेयर होल्डर से। किससे बेटा, सॉरी शेयर होल्डर से। किससे, शेयर होल्डर से। अब सिचुएशन क्या है, सुनो ध्यान से। मान लो ये फंड रेस कर रही है, फंड रेस वाया, क्या लिखा हुआ है, इशू ऑफ सिक्योरिटीज, नॉट शेयर। क्या लिखा है, सिक्योरिटीज, ठीक है। तो सर मार्केट में आप क्या कर रहे हैं, सिक्योरिटीज क्या कर रहे हैं बेटा, इशू। तो क्या कर सकते हो क्या, पहला प्रश्न तो यही आ गया। हाँ, क्या इशू कर सकते हो, तो उसके लिए कंडीशन देखनी पड़ेगी, है ना। तो ये कंपनी आपकी क्या हो सकती है बेटा, प्राइवेट कंपनी हो सकती है। ये कंपनी क्या हो सकती है आपकी, पब्लिक कंपनी हो सकती है भैया। जनरली ओपीसी तो नहीं हो सकती, है ना। ओपीसी अगर है भी तो डिवेंचर वगैरह इशू कर सकते हैं, इक्विटी शेयर्स तो मार्केट में वो इशू नहीं कर सकते। रीजन बिंग बेटा, उसका एक ही शेयर होल्डर होता है, दूसरा तो हो ही नहीं सकते, ठीक है। तो प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी, सबसे पहले हम यहाँ पढ़ेंगे मोड ऑफ इशू। क्या पढ़ेंगे, मोड ऑफ इशू। कि आप जब शेयर इशू कर रहे हो तो कैसे करोगे, जिसके लिए मैं आपको एक सेक्शन पढ़ाऊंगा, सेक्शन 23। क्या पढ़ाऊंगा बेटा, सेक्शन 23, जो हमें बताता है मोड ऑफ इशू। बताता हूँ ऐसी, सेक्शन 23 क्या कह रहा है, तो इसको थ्योरेटिकली भी देख लेंगे। कहता भैया, अगर आप प्राइवेट कंपनी, आप लेके आ सकते हो प्राइवेट प्लेसमेंट। एक मेथड है बेटा सिक्योरिटी इशू करने का, सेक्शन 42। कौन सा सेक्शन बेटा, पढ़ेंगे काफी डिटेल में है ये, ठीक है। तो अगर आप प्राइवेट कंपनी है तो क्या लेके आ सकते हो, प्राइवेट प्लेसमेंट। यानी कि मेथड बता रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ, मेथड शेयर्स इशू करने का। या तो आप मार्केट में क्या इशू कर सकते हैं, राइट इशू लेके आ सकते हो। क्या लेके आ सकते हो, दैट इज कवर्ड अंडर सेक्शन 62 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए में, ठीक है। फिर आप लेके आ सकते हो बोनस शेयर्स, बोनस इशू। क्या लेके आ सकते हो बेटा, बोनस इशू, एंड दिस इज कवर अंडर सेक्शन 60
3 एक्सेट्रा। ये कुछ बेसिक्स मोड्स है बेटा जो प्राइवेट है। हालांकि प्राइवेट बोनस इशू से बेटा हम शेयर कभी भी फंड रेज नहीं करते हैं। ये एक फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर इशू होती है बेटा। क्या होता है? फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर इशू है, इसमें फंड रेज नहीं करते, नॉट रेजिंग एनी फंड्स। ठीक है, हम यहाँ पे अपने कैपिटल को कन्वर्ट करते हैं किसमें बेटा? सॉरी, प्रॉफिट को कन्वर्ट करते हैं किसमें? कैपिटल में। पढ़ेंगे आगे चलकर डिटेल में सिचुएशन क्या है। बट जब मैं पब्लिक कंपनी की बात कर रहा हूँ तो सेक्शन 23 क्या कहता है? किसकी बात कर रहे हैं बेटा हम? पब्लिक कंपनी की। किसकी? तो पब्लिक कंपनी में सबसे पहला मोड होगा पब्लिक इशू का। किसका बेटा? पब्लिक इशू। और पब्लिक इशू बेटा अगेन काफी जाइंट कॉन्सेप्ट है, जिसके लिए सेबी के एलओडीआर आपको पढ़ने पड़ेंगे, आईसीडीआर पढ़ने पड़ेंगे, तभी समझ में आएगा पब्लिक इशू। ठीक है, बोलो जी। पब्लिक इशू में दो कंप्लाइंस होते हैं, प्री इशू एंड पोस्ट इशू। प्री इशू का मतलब होगा आईसीडीआर, पोस्ट इशू का मतलब क्या हो गया? आईडीआर, एलओडीआर। ठीक है। अच्छा, बाकी सेम है, प्राइवेट प्लेसमेंट से भी लेके आ सकती है फंड से पब्लिक कंपनी। ये राइट इशू भी इशू कर सकती है बेटा। और भी मोड्स हैं, मैं जस्ट एग्जांपल लिखवा रहा हूँ आपको। ठीक है, राइट इशू से शेयर इशू कर सकते हैं हम, या फिर बोनस इशू भी कंपनी लेकर आ सकती है। भाई शेयर्स तो इशू कर ही सकते हैं ना, भले फंड रेज नहीं कर सकते बोनस इशू से। बोलो बच्चों। हाँ, तो सर फंड रेज कर रहे हैं, इशू है, इशू के मोड्स क्लियर हो, पहले ये बताओ। हाँ, अब दूसरा प्रश्न है सर, सिक्योरिटी मतलब क्या? दूसरा प्रश्न क्या है? सिक्योरिटी मतलब क्या? अच्छा, जब हम इशू करेंगे तो उसमें जितने भी सिचुएशंस होते हैं, जैसे सबसे पहला मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा? प्रोस्पेक्टस। क्या पढ़ाऊंगा? प्रोस्पेक्टस। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के प्रोस्पेक्टस हैं। ठीक है। फिर हालांकि प्राइवेट प्लेसमेंट तो मैं सेक्शन 42 में कराऊंगा आपको, इसको अलग से नहीं बताऊंगा। और प्रोस्पेक्टस के बाद बेटा मैं आपको एक बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट कराऊंगा। क्या? अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज। क्या कराऊंगा बेटा? अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी। तो सबसे पहले विल गोइंग टू अंडरस्टैंड अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ क्या बेटा? सिक्योरिटी। देन डिटेल में पढ़ेंगे किसको बेटा? प्रोस्पेक्टस को। उसके बाद क्या पढ़ेंगे? अलॉटमेंट को। ठीक है, तो ये पूरा सीक्वेंस रहने वाला है इस कंपनी एक्ट में। लिखिए फटाफट से। अच्छा, चैप्टर कब शुरू हुआ था आपका? 26 अगस्त। तीसरी का था। थोड़ी देर के लिए ऐसे ही बंद करो।
तुम लोग ना इसको हटाने के बजाय ना यहीं पे बैठ के पढ़ लेगा। अरे नहीं, वो बिछा के ज्यादा बढ़िया रहेगा, कंफर्ट भी रहेगा। तो वैसे भी तुम चार ही लोग बैठ रहे हो, तुम लोग, मैंने तो चारों को देखा नीचे बैठे हुए। बाकी चेयर में बैठे हैं। कुछ दिन की बात है यार, ये सीए वाले चले जाएंगे ना, फिर दिक्कत नहीं होगी। इनका पेपर है 16 तारीख से। लॉ शायद दूसरा है। हो गया। हो गया। चलिए, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है बेटा इसका। अब देखो तो ध्यान से। कहते हैं सर, अंडरस्टैंडिंग द बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड डेफिनेशन रिलेटेड टू द इशू एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज आर रिक्वायर्ड टू बिफोर गोइंग थ्रू द प्रोसीजर ऑफ इशू एंड अलॉटमेंट। मतलब भैया, आप प्रोसीजर को समझने से पहले आप इनके टर्म तो समझोगे ना। कहते हैं इंक्लूड क्या बेटा, अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ सिक्योरिटीज क्या होता है, प्रोस्पेक्टस क्या होता है, काइंड्स ऑफ प्रोस्पेक्टस क्या होता है, ठीक है, जैसे कि हमारे पास शेल्फ प्रोस्पेक्टस का कॉन्सेप्ट है, आरएचपी है, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस है, एवरेज प्रोस्पेक्टस है, या ऑफर टू सेल डीम्ड प्रोस्पेक्टस है बेटा, कंटेंट ऑफ प्रोस्पेक्टस है, मीनिंग ऑफ शेयर कैपिटल है, कॉन्सेप्ट ऑफ ओरिजिनल एंड डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट का है। यानी कि इसमें बेसिकली मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूँ, ध्यान से सुनना। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे यहाँ पे बेटा, सिक्योरिटी का मतलब। फिर हम पढ़ेंगे प्रोस्पेक्टस। आने वाली कुछ क्लासेस तो हमारी प्रोस्पेक्टस पे जाएंगी, राइट। देन उसके बाद हम पढ़ेंगे क्या, शेयर सर्टिफिकेट क्या होता है, शेयर कैपिटल क्या होता है। देन वी अंडरस्टैंड द अलॉटमेंट का डिटेल में प्रोसीजर। अब से जब मैं सिक्योरिटी की बात करूं, तो क्या कंपनीज एक्ट में डेफिनेशन है इसकी? कंपनी एक्ट में डेफिनेशन है बट कंप्लीट नहीं। ठीक है। तो कंपनीज एक्ट का एक सेक्शन है, सेक्शन 2 क्लॉज 81। कुछ गलत लग रहा है। ठीक है। देखो जी, सेक्शन है सिक्योरिटीज का कौन सा, सेक्शन 2 क्लॉज 81 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, बट इसमें डिफाइन कुछ भी नहीं है बेटा। देखो, ये रेफर कर देगा, क्या कर देगा। कहते हैं टू मीन द सिक्योरिटी, जो डिफाइंड है कौन सा सेक्शन में, सेक्शन 2 सबसेक्शन, सॉरी, क्लॉज एच में, ऑफ सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट एंड रेगुलेशन एक्ट 1956। देखो, एक लॉ है जो आगे चल के आप पढ़ोगे, SCRA एक्ट, ठीक है, 1956। और इसका एक सेक्शन है, सेक्शन 2 क्लॉज एच, ठीक है। तो उसमें डिफाइन है बेटा क्या, सिक्योरिटी का मतलब, सॉरी स्मॉल एच, ठीक है, किसका मतलब बेटा, यानी कि सर सिक्योरिटी का मतलब हमारे कंपोजिट में डिफाइन नहीं है। उसमें सिर्फ इतना लिखा हुआ है सेक्शन 2 क्लॉज 81 में, कि आप जाके किसको पढ़ लेना, सेक्शन 2 क्लॉज एच ऑफ SCRA एक्ट। कौन सा एक्ट बेटा, SCRA एक्ट, बोलो बच्चों। हाँ। तो अब जरा देख लेते हैं सर, ये SCRA एक्ट क्या बोलते हैं, क्या लिखा हुआ है, एज पर सेक्शन 2 क्लॉज एच ऑफ सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956। सिक्योरिटी की डेफिनेशन मीन्स में है या इंक्लूड में है? मतलब सर ये डेफिनेशन इंक्लूड में है, ये इंक्लूड कर दी इसी वजह से। शेयर्स सिक्योरिटी है, स्क्रिप्स सिक्योरिटी है, स्टॉक सिक्योरिटी है, बॉन्ड्स सिक्योरिटी है, डिवेंचर सिक्योरिटी है, डिवेंचर स्टॉक्स, मार्केटेबल, अदर मार्केटेबल सिक्योरिटीज लाइक इन नेचर और इन द इनकॉर्पोरेट कंपनी, पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स, अदर बॉडी कॉर्पोरेट। मतलब ये सारी चीजें क्या बेटा हमारी सिक्योरिटीज है, क्या बेटा। कोई भी डेरिवेटिव, एडीआर जीडीआर याद है, एडीआर जीडीआर बेटा कॉन्सेप्ट होता है अमेरिकन डिपॉजिट रिसिप्ट, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स। ये भी क्या है बेटा, हमारी सिक्योरिटीज ही है, क्या है बेटा ये।
या यूनिट्स और एनी अदर इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम फॉर द इन्वेस्टर्स। मतलब देखो क्या होता है, म्यूचुअल फंड्स होते हैं, वैसे ही बेटा कुछ कंपनी कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स लेके आती है, तो उसके यूनिट भी क्या कहलाएंगे बेटा? सिक्योरिटी। ठीक है। फिर कहते हैं सर कोई भी सिक्योरिटी रिसिप्ट जो डिफाइन करी गई है किसमें बेटा? सेक्शन 2 क्लॉज जी जेड जी में ऑफ सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट सिक्योरिटी एक्ट 2002। देखो ये एक बड़ा ही जाइंट लॉ है। अभी आपका ना एसबीआई का जो टॉपिक है उसमें थोड़ा बहुत डिस्कशन है इसका। इसको बोलते हैं सरफासी एक्ट। क्या बोलते हैं? सरफासी एक्ट। सरफासी एक्ट का एक सेक्शन है, सेक्शन 2 क्लॉज जेड जी। इसमें भी जो सिक्योरिटी रिस्क डिफाइंड है उसको भी हम क्या बोलेंगे? सिक्योरिटीज बोलेंगे। म्यूचुअल फंड सिक्योरिटी है ना? तो मतलब सिंपल सी बात है, यहाँ पर हमें क्या दी है बेटा? एक डेफिनेशन दी हुई है जिसमें बहुत सारी चीजें हैं और उन सभी को हम क्या मानेंगे बेटा? सिक्योरिटी कंसिडर करेंगे। समझ में आए? अच्छा, explanation for removal of doubts. It is hereby declared that security shall not include any unit linked with insurance policy, कोई script या any such instrument or unit, whatever name called, which provides combined benefit and risk of the life of a person and investment such as। मतलब सिंपल सी बात है, जो इंश्योरेंस है क्या बेटा? इंश्योरेंस है वो सिक्योरिटी नहीं होगा। अगर आपको इंश्योरेंस होता है ना, बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स ऐसे जैसे एलआईसी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, एलआईसी में लाइफ का एक रिस्क इन्वॉल्व है। क्या इन्वॉल्व है? रिस्क इन्वॉल्व है। ठीक है, उसमें बेनिफिट एंड रिस्क दोनों इन्वॉल्व है। ठीक है, सो उसको हम सिक्योरिटी कंसीडर यहाँ पे नहीं करने वाले। ठीक है, ये एक एक्सप्लेनेशन दे दिया हमें किसका बेटा? इंश्योरेंस के रिगार्डिंग। किसके रिगार्डिंग? अच्छा, फिर वो कह रहा है कोई भी यूनिट्स या कोई भी अदर इंस्ट्रूमेंट जो कि इशू किया है ना पूल इन्वेस्टमेंट व्हीकल में। अभी क्या होता है, कुछ कंपनी होती है बेटा जिसको बोलते हैं एसेट्स मैनेजमेंट कंपनीज। क्या बोलते हैं? अब ये क्या करती हैं, कुछ सिक्योरिटी इशू करते हैं। क्या करती है बेटा? और लोगों का पैसा इकट्ठा करके मार्केट में इन्वेस्ट करती है। जैसे मान लो मैंने कहा तुम्हें नॉलेज नहीं, तुमने कहा सर एक काम करो हमसे कुछ पैसे ले लो और हमारे मार्केट में इन्वेस्ट कर देना। मैं हूँ वो इन्वेस्टमेंट पूल इन्वेस्टमेंट कंपनी, मैंने तुमसे पैसा लिया इकट्ठा किया तो तुम्हें कुछ तो दूंगा ना, यूनिट्स वगैरह। कुछ मैं यूनिट्स में दे रहा हूँ वो भी क्या है बेटा? सिक्योरिटी है। क्या है वो? सिक्योरिटी है। समझ में आया? नहीं नहीं, अलग बताओ, दो का अलग है, ये अलग है। ठीक है, फिर कहते हैं एनी सर्टिफिकेट या इंस्ट्रूमेंट वट एवर नेम कॉल्ड, कुछ भी नाम हो, इशूड बाय द इन्वेस्टर, सॉरी इशूड टू इन्वेस्टर बाय द इशूअर बीइंग स्पेशल पर्पस व्हीकल। या ये थोड़ा सा ना कौन सा अजीब अजीब से है, मैं आपको बता दूं। सम टाइम क्या होता है बेटा, कंपनी होती है स्पेशल पर्पस व्हीकल। क्या होती है? स्पेशल पर्पस व्हीकल, जिसको बनाया जाता है कि स्पेशल एक्ट के लिए। किसका है बेटा? स्पेशल एक्ट के लिए। अब वो अगर कोई सर्टिफिकेट या इंस्ट्रूमेंट इशू कर रही है उसको भी हम क्या बोलेंगे बेटा? सिक्योरिटी। सरकार की कोई भी सिक्योरिटी, ट्रेजरी बिल्स वगैरह आपने सुना होगा, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, ये सारी सिक्योरिटी है। या कोई भी इंस्ट्रूमेंट बेटा जो सेंट्रल गवर्नमेंट डिक्लेयर करेगी क्या बेटा? या कोई भी राइट और कोई भी इंटरेस्ट किसी भी इन सिक्योरिटीज में, वो भी हमारे क्या बेटा? सिक्योरिटी। मतलब सिंपल सी बात है, एक बार बताता हूँ, जहां इंक्लूड की डेफिनेशन आ जाए, क्या आ जाए बेटा? तो वहां ब्रह्मांड समा जाता है। ठीक है, किसी चीज को हटाने के लिए बेटा वहां पे डज नॉट इंक्लूड के डेफिनेशन को लाया जाता है। जैसे इसमें लाया गया ना इंश्योरेंस के यूनिट, सब कुछ सिक्योरिटी है अनटिल अनलेस उसको गवर्नमेंट नोटिफाई ना करे कि ये सिक्योरिटी नहीं है। समझ आए? बोलो भैया। बट कंपनी एक्ट में हमें दो ही सिक्योरिटी याद रखनी है बेटा, एक तो शेयर्स और एक तो डिबेंचर। ठीक है, शेयर्स दो तरह के हैं, इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर। ये जो बॉन्ड्स हैं, स्क्रिप्ट्स हैं, राइट, ये सारा सिक्योरिटी लॉ का पार्ट है। किसका पार्ट है? सिक्योरिटी लॉ का। तो वहां पे इसको डिटेल में डिस्कस कलेक्टिवली ले रहे हैं। जी मैम। आप जरा 2 मिनट ध्यान से इधर देखो। देखो भैया, यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ आपसे, इन केस ऑफ पब्लिक इशू, इन केस ऑफ क्या बेटा? पब्लिक इशू। तो सर पब्लिक इशू में ना एक टर्म यूज होता है जिसको हम बोलते हैं प्रोस्पेक्टस। क्या बोलते हैं जी? तो जरा समझते हैं इस कॉन्सेप्ट को और फिर इसके टाइप्स काफी डिटेल में सेक्शन में पढ़ेंगे बेटा इसका। ठीक है, तो सर जनरली क्या है, एक कंपनी है जिसका नाम है पब्लिक कंपनी। याद रखना, प्रोस्पेक्टस ओनली यूज बाय पब्लिक कंपनी नॉट प्राइवेट, क्योंकि प्राइवेट कंपनी को पब्लिक इशू अलाउड नहीं है एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 68। ठीक है, अच्छा सुनो, तो पब्लिक कंपनी को मान लो नीड है फंड्स की। क्या नीड है बेटा? एंड सपोज इनको चाहिए 1,000 करोड़ रुपए। अब बैंक से पैसे लें तो बहुत बड़ा नुकसान है।
रिस्क बहुत ज्यादा है क्या होता है बेटा। पर अगर मैं इक्विटी शेयर से पैसा रेस करूं तो रिस्क मेरा जीरो है। रिस्क मेरा क्या है, जीरो है। अगर फ्रॉड हो, सॉरी फ्रॉड कह रहा हूँ, अगर मेरा लॉस हो जाएगा तो उसके लिए फिर मैं रीपेमेंट के लिए उत्तरदायी नहीं हूँ। ठीक है, बोलो बच्चों। हाँ, एक नुकसान जरूर है, मेरा क्या चला जाता है, वोटिंग राइट्स चले जाते हैं, ओनरशिप में मैनेजमेंट में किसी और का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। ठीक है। अब मान लो कंपनीज के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने डिसाइड किया कि वो फंड रेस करेंगे किससे बेटा, फंड रेज फ्रॉम पब्लिक से। किससे बेटा, पब्लिक से, राइट। ओके, वाया इशू ऑफ शेयर्स या फिर डिबेंचर। ठीक है। आप फंड रेस कर रहे हो किससे बेटा, जनरल पब्लिक से। किससे, आम जनता से। आप फंड रेस कर रहे हो, चाहे आप शेयर्स इशू करके, चाहे आप, तो आपको पैसों की जरूरत थी, आप क्या कर रहे हैं बेटा, शेयर्स इशू कर रहे हैं। बट बिफोर डूइंग दिस, भाई पब्लिक को बताओगे ना क्यों शेयर इशू कर रहे हो, क्या लॉजिक है, और क्यों हम आपके शेयर्स खरीदें, बोलो भैया। हाँ, तो बिफोर दैट अ डॉक्यूमेंट इशूड बाय कंपनी, मतलब कंपनी बेटा शेयर इशू करने से पहले क्या करेगी, एक डॉक्यूमेंट इशू करेगी। अच्छा, इस डॉक्यूमेंट में क्या रहेगा जी, डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट कंपनी। क्या रहेगा बेटा, डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट कंपनी, मतलब वो क्या फंड रेज कर रही है, क्यों कर रही है, क्या लॉजिक है, एवरीथिंग डिफाइन ऑन दिस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट। हाँ जी बेटा। या तो सर ये जो डॉक्यूमेंट कंपनी इशू कर रही है ना, इसी डॉक्यूमेंट को हम एक नाम देते हैं क्या, प्रोस्पेक्टस। और ये प्रोस्पेक्टस सिर्फ कहाँ इशू होगा, पब्लिक कंपनी में। और कब इशू होगा, जब हम पब्लिक को क्या इशू कर रहे हैं बेटा, शेयर्स या फिर डिवेंचर। समझ में आया। अब प्रोस्पेक्टस डिफाइन कहाँ पे है सर, कंपनी एक्ट के सेक्शन 2 क्लॉज 70 में। और इसके कुछ टाइप्स भी हैं, क्या बेटा, इसके कुछ टाइप्स भी हैं, मतलब अलग अलग तरह के हमारे पास क्या होते हैं बेटा, प्रोस्पेक्टस होते हैं। जैसे सबसे पहला हम पढ़ेंगे रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, जिसको शॉर्ट में मैं क्या बोलूंगा, RHP। क्या बोलूंगा बेटा, RHP। ठीक है, हेलो। फिर हम पढ़ेंगे शेल्फ प्रोस्पेक्टस। क्या पढ़ेंगे जी, शेल्फ प्रोस्पेक्टस। फिर हम पढ़ेंगे एवरेज प्रोस्पेक्टस। और फिर हम पढ़ेंगे डीम्ड प्रोस्पेक्टस। अब बोलना, राइट। ठीक है, बहुत बोल रही है बीच में। तो सर ये कुछ हमारे पास क्या है, प्रोस्पेक्टस के टाइप्स हैं जो हम काफी डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। RHP, शेल्फ प्रोस्पेक्टस, एवरेज प्रोस्पेक्टस और डीम्ड प्रोस्पेक्टस। समझ में आया, बोलो रे। और ये होगा सिर्फ कौन से केस में, और कौन करेगी पब्लिक इशू, लिखो। ठीक है, अभी करेंगे नालायक, उल्लू, सवाल है जीवन में।
हो गया। हो गया। चलिए, अभी तो देखिए ध्यान से प्लीज। क्या लिखा है दोस्तों? प्रोस्पेक्टस। तो प्रोस्पेक्टस की प्रॉपर एक डेफिनेशन भी है, बट इन जनरल देखो, कहते हैं जनरल पार्लेंस, मतलब होता है कॉमन आम शब्दों में, ठीक है। प्रोस्पेक्टस रेफर्स टू, क्या लिखा है बेटा, एक इंफॉर्मेशन बुकलेट है या एक ऑफर डॉक्यूमेंट है, ऑन द बेसिस ऑफ विच इन्वेस्टर इन्वेस्ट करते हैं बेटा सिक्योरिटीज में ऑफ द इशूअर कंपनी, है ना। ये कॉमन पार्लेंस की डेफिनेशन है जो कि आपने अभी कॉन्सेप्ट में भी इसको अंडरस्टैंड किया था। गेटिंग माय पॉइंट? अच्छा, फिर देखो क्या लिखा हुआ है अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 70। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है सुन लो। सो एज मींस एनी डॉक्यूमेंट डिस्क्राइब्ड और इशूड एज अ प्रोस्पेक्टस, मतलब कोई भी डॉक्यूमेंट आप इशू कर रहे हैं या डिस्क्राइब कर रहे हैं एज अ प्रोस्पेक्टस, उसको हम प्रोस्पेक्टस बोलेंगे। और ये इंक्लूड करता है किसको? आरएचपी, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, जो कि सेक्शन 32 में दी हुई है। शेल प्रोस्पेक्टस जो कि सेक्शन 31 में दिया हुआ है। या कोई भी नोटिस, कोई भी सर्कुलर, कोई भी एडवर्टाइजमेंट्स, या कोई भी डॉक्यूमेंट जो इनवाइट कर रहा है ऑफर फ्रॉम किससे बेटा? पब्लिक, फॉर सब्सक्रिप्शन और परचेज ऑफ सिक्योरिटी ऑफ एनी बॉडी कॉर्पोरेट। मतलब सिंपल सी बात है दादा, कह रहा भैया कोई भी डॉक्यूमेंट जिसको आप डिस्क्राइब कर रहे हो या इशू कर रहे हो किसको? पब्लिक को। किसको बेटा? चाहे वो आरएचपी हो, चाहे वो रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस हो, चाहे वो कोई नोटिस हो, चाहे कोई सर्कुलर हो, चाहे वो कोई एडवर्टाइजमेंट हो, और उसके जरिए आप क्या कर रहे हैं बेटा? शेयर होल्डर को इन्विटेशन दे रहे हैं कि आप शेयर को क्या करें? परचेज करिए या सिक्योरिटीज को परचेज कीजिए। तो इस इन्विटेशन के थ्रू जो भी डॉक्यूमेंट आप इशू कर रहे हो उस डॉक्यूमेंट को आप क्या बोलेंगे बेटा? प्रोस्पेक्टस। समझ में आए? तो प्रोस्पेक्टस मींस अ डॉक्यूमेंट जिसको इशू या डिस्क्राइब करा जाए किसके तौर पे बेटा? प्रोस्पेक्टस के तौर पे, राइट। जिसमें इंक्लूड है क्या बेटा? आरएचपी, शेल्फ प्रोस्पेक्टस, या फिर कोई भी नोटिस वगैरह, राइट, जहां पर आप इनविटेशन दे रहे हो किसको बेटा? पब्लिक को, कि आप आके हमारे शेयर परचेज करिए। समझ में आए? पक्का? श्योर? लॉक कर दें? देख लो भाई, लिखो। क्या लिखोगे वैसे? लिखने ही है? तो फिर एक काम करो, फिर मैं लिखवाता हूँ चार्ट फॉर्म में। फिर लिखनी है तो लिखो।
तो नहीं होता था यार। तो उससे मिलना पड़ेगा लगता है। लो जी, आपकी डेफिनेशन। चुप ना लाइक। लिखा दोस्तों। चलो, देखो क्या कह रहा है। सेक्शन 2 क्लॉज 70 क्या कह रहा है बेटा? मीन्स कोई भी डॉक्यूमेंट जिसको आप डिस्क्राइब कर रहे हो या फिर इशू कर रहे हो एज अ प्रोस्पेक्ट, तो डॉक्यूमेंट क्या माना जाएगा? प्रोस्पेक्टस माना जाएगा। अच्छा, फिर क्या आता है इंक्लूड की डेफिनेशन। इंक्लूड में कौन आएगा? आरएचपी, शेल्फ प्रोस्पेक्टस, या फिर कोई भी नोटिस, एडवर्टाइजमेंट, सर्कुलर या फिर अदर, जिससे हम क्या कर रहे हैं? इनवाइट, ऑफर फ्रॉम पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन और परचेज ऑफ एनी सिक्योरिटी ऑफ द बॉडी कॉर्पोरेट्स, तो इसको हम क्या बोलेंगे बेटा? प्रोस्पेक्टस। बुझे? समझे? याद हुई डेफिनेशन? भाई कोशिश क्या करो, जैसा मान लो अगर कभी मैं नोट्स बनाना छोड़ भूल जाऊं किसी टॉपिक के ऊपर, कि मेक इट लाइक दिस, ताकि ना चीजें थोड़ा सा क्या हो जाए, आपकी चार्ट्स फॉर्म में आ जाए। याद है, देखो ना अभी इसको 2 मिनट में तुम याद कर लो। क्या कह रहा है? प्रोस्पेक्टस मीन्स एनी डॉक्यूमेंट जो डिस्क्राइब कर रहा था, इशू कर रहा था एज अ प्रोस्पेक्टस, वो प्रोस्पेक्टस है। फिर ये कह रहा है इंक्लूड। हाँ, बोलो। रिकॉर्डिंग हो रही है, वही वही रमा आ रहा हूँ। ठीक है, तो इंक्लूड क्या बेटा? आरएचपी, शेल प्रोस्पेक्टस, कोई भी नोटिस, एडवर्टाइजमेंट, सर्कुलर और कोई भी अदर डॉक्यूमेंट बेटा जो इनवाइट कर रहा है फ्रॉम पब्लिक से, क्या बेटा, कि आप सब्सक्राइब करो या परचेज करो कंपनी के सिक्योरिटीज। 2 मिनट, 2 मिनट का टाइम है, याद करो, पूछता हूँ मैं।
हाँ भाई, याद किया। करते रहो, करते रहो, करते रहो। हो गया यार। बताओ। नहीं, तुम बताओ। नेहा। डेफिनेशन बताओ, डेफिनेशन। HRP। RHP। नया प्रोस्पेक्टस लिया ही तुम। अच्छा। सब्सक्रिप्शन फॉर परचेज ऑफ सिक्योरिटी ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट। ठीक है। क्या लिखो, रेड हेरिंग लिखो या रेड हायरिंग लिखो? लिखो रेड हेरिंग। यार ये, मैं इससे परेशान हूँ कसम। अब लिखना वाला क्या होता है पहले? स्टॉप राइटिंग। अब जरा यहाँ देखो। देखो इसका लॉजिक समझते हैं पहले तो। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्ट, क्योंकि भाई इतने टाइप्स हैं। भाई सबका काम तो सेम ही होगा ना। अगर हम अपने कॉमन माइंडसेट से देखें तो प्रोस्पेक्टस सबका काम तो सेम ही होगा। बट नहीं, हर प्रोस्पेक्टस का एक डिफरेंट ऑब्जेक्टिव, एक डिफरेंट लॉजिक है। तो उस लॉजिकल रीजनिंग के थ्रू ही हम इसको अंडरस्टैंड करने वाले हैं। कॉन्सेप्ट क्या है, सुनना। भाई जब कंपनी शेयर्स इशू करती, कंपनी क्या करती है बेटा? शेयर्स इशू वाया प्रोस्पेक्टस। किसके जरिए बेटा? या इसको हम बोलते हैं पब्लिक इशू के जरिए। किसके जरिए? तो क्या होता है ना, कंपनी को बड़े कंप्लायंसेस फॉलो करने पड़ते हैं। क्या करना पड़ता है बेटा? नीड टू फॉलो compliances। अब इसको कुछ कॉम्प्लायंसेस क्या करने बेटा, फॉलो करने हैं। अब हालांकि है तो बहुत सारे कॉम्प्लायंसेस, मैं आपको दो बेसिक कॉम्प्लायंस बताता हूँ। पहला, एप्लीकेशन मनी रिसीड करा होगा, है ना? उसकी एक लिमिट है बेटा। कंपनी रेट बोलता है 5%, सभी बोलता है 25% ऑफ नॉमिनल वैल्यू। ठीक है। तो बेसिकली हम 25% को देखेंगे, तो ये पैसा हमने एप्लीकेशन में रिसीड कर लिया है। अच्छा, इसके साथ एक कंडीशन अटैच है कि आपको ना मिनिमम सब्सक्रिप्शन लेके आना है। क्या लेके आना है बेटा? मिनिमम सब्सक्रिप्शन। हालांकि कंपनी एक्ट में कोई परसेंटेज डिफाइन नहीं है। कंपनी एक्ट कहता है एज पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंसल्ट जो करेंगे उसको मिनिमम सब्सक्रिप्शन मान लेंगे। बट अगर मैं सेबी की बात करूं, किसकी बात करूं, तो सेबी की प्रॉब्लम क्या है बेटा? वो कहता है 90% मिनिमम सब्सक्रिप्शन चाहिए टोटल इशू का। मतलब जो टोटल इशू साइज है आपके पास में से कम 90% लोगों ने सब्सक्राइब कर लिए हो। अच्छा चलो ठीक है, ये तो इसने बोल दिया। पता उल्टा क्या बोल, अगर मान लो नहीं हुआ, मतलब इफ नॉट, तो ये जो एप्लीकेशन में पैसा रिसीव किया था ना, ये सारा रिफंड करो। अब एक बात बताओ, एक तो पब्लिक इशू लेके आ रहे हैं, दुनिया भर का खर्चा। मर्चेंट बैंकर को हायर करेंगे, कंपनी सेक्रेटरीज को हायर करेंगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को हायर करेंगे, दुनिया भर का पैसा देंगे। और उसके बाद मान लो मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं आया, सारा पैसा वापस करो। तो हमने कमाया क्या? उल्टा तो हमने गवा ही दिया ना। तो सर इट्स अ वेरी 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 क्रिटिकल पॉइंट फॉर द कंपनी। अब तुम बोलोगे सर ये तो लिस्टेड कंपनी के लिए होगा ना, अगर सेबी है तो। कोई भी कंपनी पब्लिक इशू लेके आ रही है वो बन जाती है क्या बेटा, लिस्टेड कंपनी? क्योंकि सेक्शन 40 कहता है, कंपनी एक्ट 2013 का कौन सा सेक्शन बेटा? सेक्शन 40 कहता है कि जब भी आप शेयर्स इशू करेंगे, सबसे पहले अपने शेयर्स को कहाँ लिस्ट करवाइए? स्टॉक एक्सचेंज में। कहाँ पे बेटा? स्टॉक एक्सचेंज में। मतलब आपको सेक्शन 40 को फुलफिल करने से पहले, यानी कि कंपनी क्या बन जाएगी? लिस्टेड। और जब लिस्टेड कंपनी बनेगी तो ऑटोमेटिकली बेटा आपके ऊपर सेबी एप्लीकेबल हो गया। तो सेक्शन 9, सॉरी, 90% का मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्राइटेरिया आपके ऊपर एप्लीकेबल है। बोलो बेटे। हाँ, क्या समस्या लग रही है?
और लोगों को क्या भरोसा भाई, हमारे शेयर खरीदेंगे नहीं खरीदेंगे। जैसे मान लो मैंने नॉलेज वेंचर का पब्लिक इश्यू लॉन्च किया, ठीक है, मैंने 1 लाख शेयर इशू कर दिए, ठीक है, और एक शेयर का प्राइस रख दिया 1000 रुपए, पब्लिक ने लिया ही नहीं। पेटीएम के साथ क्या हुआ था, ये तो हुआ था, ओवर सॉरी ओवर वैल्यूड हो गई थी, क्या हो गई थी, मतलब शेयर प्राइस कुछ ज्यादा ही बढ़ा दिया था, लोगों ने खरीदा ही नहीं, फिर मजबूरन अंडर राइटर ने शेयर परचेस किए थे मनी में सबकुशन लाने के लिए। तो प्रॉब्लम इज दैट सर, यहाँ पे दिक्कत है सर। अच्छा एक बात बताना, सपोज मुझे पहले से पता हो कि पब्लिक कौन से प्राइस पे मेरा शेयर खरीद रही है, कितने शेयर खरीद रही है, तो उससे मैं अपना पब्लिक इशू प्लान कर सकता हूँ। बट पहले से कैसे पता होगा, मैं अंतर्यामी में थोड़ी कि मुझे फ्यूचर पता है कि पब्लिक कितना प्राइस में मेरा शेयर सब्सक्राइब कर लेगी, मुझे पता है क्या? नहीं सर। तो जब हम फ्यूचर प्रिडिक्ट नहीं कर सकते तो हमारे लिए मदद के लिए कौन आता है, RHB। कौन आता है, RHB। सर ये होता क्या है, सुनो ध्यान से, पहले मुझे बताओ यहाँ तो कोई दिक्कत, पक्का? तो कंपनी बेटा क्या करती है, हम्म, तो प्रोस्पेक्टस थोड़ी इशू करती है। अनलिस्टेड कंपनी अगर पब्लिक है और पब्लिक इशू लेके आ रही है बेटा, तो सेक्शन 40 लागू हो गया ना उसके ऊपर, उसको लिस्टिंग करानी पड़ेगी पहले। तो जब लिस्टिंग कराओगे तो सेबी के सारे रूल्स क्या हो गए, ये वाले रूल, सेबी ICDR रेगुलेशन 2018 आपके ऊपर लागू हो जाएगा, ठीक है। और ये होता है किसके ऊपर लागू है, अनलिस्टेड कंपनीज के ऊपर, क्योंकि अनलिस्टेड कंपनी पहली बार क्या लेके आती है, IPO। और IPO की सबसे ड्रास्टिक कंडीशन है इसमें, ठीक है, हालांकि FPO पे भी एप्लीकेबल होगा लिस्टेड कंपनीज के ऊपर। बट सम टाइम क्या होता है, FPO को बहुत ज्यादा रिलैक्सेशन मिल जाती है, तो उसके थोड़े रिलैक्स कंडीशन होते हैं, ठीक है। तो ज्यादातर कंडीशन किसके ऊपर होते हैं, इसलिए बेटा जब भी कंपनी IPO लेके आती है उससे पहले 3-4 साल से प्लानिंग करने लगती है, ठीक है, क्योंकि पिछले 3-4 साल की कंडीशंस होती है फुलफिल करना इसमें। तो किसी भी कंपनी का IPO लाना इट्स नॉट ए कप ऑफ टी, बहुत डिफिकल्ट टास्क होता है, कंपनी सेक्रेटरी की सबसे ज्यादा वाट लगती है इसमें, क्योंकि सारे लीगल कॉम्प्लायंस किसको करना है बेटा, कंपनी सेक्रेटरी को। हालांकि उसकी मदद के लिए मर्चेंट बैंकर्स वगैरह सब होते हैं, बट स्टिल, ठीक है। सुनो ध्यान से, ये कौन है बेटा, कंपनी है सर। अब मान लो इसको फंड रेस तो करना है, बट ये रिस्क नहीं लेना चाह रही। क्या नहीं लेना चाह रही बेटा, रिस्क नहीं लेना चाह रही है, और पब्लिक से पूछ रही है भाई आप ही बता दो यार, कितने में हमारे शेयर खरीदोगे, ताकि कल को तुम खरीद लो और ओवर हमारा सब्सक्राइब भी हो जाए शेयर, है ना। तो कंपनी बिफोर इशू प्रोस्पेक्टस, प्रोस्पेक्टस इशू करने से पहले कंपनी पब्लिक को एक डॉक्यूमेंट इशू करती है, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, इशू RHP। क्या इशू करते हैं बेटा, सर डिफरेंस क्या है इसमें, डिफरेंस बताता हूँ। भाई RHP ना ऑलमोस्ट सेम प्रोस्पेक्टस की तरह होगा, ठीक है, यानी कि इसमें ऑल इंफॉर्मेशन अवेलेबल एस प्रोस्पेक्टस डिस्क्राइब, पानी पी ले बेटा, प्रोस्पेक्टस डिस्क्राइब, ठीक है। सुनो ध्यान से, मैं क्या कह रहा हूँ, इसमें सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगी जो किसमें अवेलेबल है, प्रोस्पेक्टस में डिफाइंड है, बट एक्सेप्ट, क्या बेटा, एक्सेप्ट दो जानकारी यहाँ पे नहीं होगी। पहला, कितने नंबर ऑफ शेयर्स हम इशू कर रहे हैं, यानी कि नंबर ऑफ शेयर्स का कॉलम यहाँ पे ब्लैंक होगा, क्या होगा, ब्लैंक होगा, ठीक है। और दूसरा, प्राइस ऑफ शेयर्स, यानी कि सर जब मैं RHP इशू करता हूँ पब्लिक को, उसमें दो चीजें मैं छुपा देता हूँ। पहला क्या बेटा, कितने नंबर ऑफ शेयर हम इशू करने वाले हैं, दूसरा क्या बेटा, शेयर प्राइस क्या रहने वाला है। ये दोनों इन्फॉर्मेशन इसमें नहीं होता था, इशू क्या कर रहे हो, पब्लिक से पूछ रहे हैं। पब्लिक से क्या कर रहे हैं बेटा, बताओ कितने शेयर्स लोगे और किस प्राइस पे लोगे, ये इन्फॉर्मेशन फिल करेगी कौन बेटा, पब्लिक, ठीक है। अच्छा ये इन्फॉर्मेशन RHP इनके पास आ गया, इन्होंने RHP लिया, और RHP में बेटा इन्होंने इन्फॉर्मेशन फिल करी, क्या करी बेटा, इन्फॉर्मेशन फिल करी। अब जब इन्फॉर्मेशन फिल करेंगे तो हमारा नंबर ऑफ शेयर मुझे पता लगा 1 करोड़ तक मेरे शेयर सब्सक्राइब हो सकते हैं, और प्राइस रेंज अगर मेरा 30 रुपए से 40 रुपए के बीच में रहा, तो यहाँ पर एक प्राइस नहीं होता, क्या होता है बेटा, प्राइस रेंज। लोएस्ट प्राइस को बोलते हैं फ्लोर प्राइस, और हाईएस्ट प्राइस को बोलते हैं कैप प्राइस, क्या बोलते हैं बेटा। और एक हम एक बना देते हैं क्या बेटा, रेंज बना देते हैं, क्या बोलते हैं, रेंज बना देते हैं, प्राइस बैंड जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, क्योंकि हर व्यक्ति सेम प्राइस पर थोड़ी कोट करेगा,
किसी ने 30 रुपए कोट करे होंगे, किसी ने 25 रुपए कोट करे होंगे, किसी ने 40 करे होंगे, किसी ने 35 करे होंगे। तो हम एक रेंज बना देंगे। क्या बना देंगे? रेंज। ठीक है। और इस रेंज में बोलेंगे भैया आप हमारे शेयर परचेस कर सकते हो कितना, 30 रुपए से लेकर 40 रुपए के बीच में। हालांकि इसमें एक परसेंटेज होता है। ठीक है। ऐसा नहीं होता कि 30 से सीधे 40 हो गया। वो कुछ परसेंटेज होता है, उस परसेंटेज के बेसिस पे डिसाइड होता है। जब सभी पढ़ोगे ना समझ में आएगा आपको। ठीक है। जैसे ही पब्लिक ने आरएचपी फिल किया, नंबर ऑफ शेयर्स के बारे में क्या मुझे पता लग गया। जब मैं प्रोस्पेक्टस इशू करूंगा, क्या उसमें एक करोड़ के शेयर लिख दूंगा कि कंपनी कितने करोड़ के शेयर इशू कर रही है, 1 करोड़ शेयर, और प्राइस का शेयर प्राइस कितना है, 30 रुपए से लेके 40 रुपए के बीच में। तो आप जिस मर्जी में अप्लाई कर लो। अब जिस व्यक्ति ने 40 रुपए बोला था तो आराम से खरीद लेगा। अच्छा, जिसने 40 रुपए कोट किया था वो 30 रुपए, अच्छा जिसने 50 रुपए कोट करा होगा क्या वो और आसानी से खरीद लेगा? हाँ। भाई जिसने 50 बोला है मैं उसको 40 में दे रहा हूँ तो खरीद ही लेगा ना। हाँ जी। समझ में आई बात? बोलो बेटे। नहीं, फिक्स नहीं होता, इसके बीच में कोई भी कोटेशन कर सकते हो आप 30 में कोटेशन कर। बेटा देखो, एक प्राइस कैप है, ये है लोएस्ट प्राइस, ये है हाईएस्ट प्राइस। अब तुम्हें इसके बीच में किसी भी प्राइस में कोटेशन दे देंगे। मान लो तुमने दिया कि मैं तो यार 30 रुपए में खरीदूंगी। कितने में खरीदूंगी? एक व्यक्ति ने दिया कितने में, 40 में। मैं शेयर सबसे पहले किसको दूं? है ना? तो अगर आपको शेयर चाहिए तो आप कोशिश क्या करोगे, हाईएस्ट प्राइस में बिड करने के लिए। है ना? बट हमें इससे एक आइडिया मिल गया कि हाँ पब्लिक हमारे शेयर खरीदी लेगी, एटलीस्ट इस प्राइस बैंड में तो खरीद लेगी। आरएचपी इज नथिंग बेटा, ये ऐसा डॉक्यूमेंट है जो हमें दो चीजों की इंफॉर्मेशन दे रहा है बेटा। पहला क्या, कितने नंबर ऑफ शेयर हमें इशू करने चाहिए ताकि हमारा सब्सक्रिप्शन हो जाए, और कौन सा प्राइस में शेयर इशू करना है ताकि मार्केट में कंपनी ओवर वैल्यूड ना लगे। है, ओवर वैल्यूड के कारण कंपनी को नुकसान भी हो सकता है। इसी को बोलते हैं बेटा हम क्या, आर एच पी। समझ में आया आर एच पी क्यों इशू कर रहे हैं हम? लिख लो। अरे भाई 12:30 हो गए। भाई कोई डाउट, कोई परेशानी? तुम कोट करोगे ना? तुम कोट करोगे भाई, 1000 शेयर लूंगा 10 रुपए के हिसाब से, 1 लाख शेयर ले लूंगा 50 रुपए के हिसाब से। तो ये जो नंबर शेयर कोट कर रहे हो तो पता लग गया ना मुझे। तुम सिर्फ प्राइस थोड़ी बताओगे भाई, तुम क्या बताओगे उसमें, कितने शेयर्स लोगे, किस प्राइस पे लोगे। समझा? नहीं आया? सॉरी। कंपनी को फंड चाहिए, मेरे को 1 लाख करोड़ रुपए चाहिए, मिल जाएगा। कंपनी तो कुछ भी डिमांड कर सकती है ना भाई। नहीं समझे? पब्लिक आपके शेयर नहीं खरीद रही उसने तो फालतू में इशू करके करोगे क्या? बेटर है आइडिया लगा लो। अब मान लो तुमने आइडिया लगा, तुमने उसमें बताओगे ना हमारा ये पर्पस है, इस सब्जेक्ट में इतना पैसा चाहिए, तो हम इतने शेयर्स मार्केट में इशू कर सकते हैं। राइट, तो उस हिसाब से पब्लिक कोटेशन करेगी। नहीं नहीं, क्या सिक्योरिटी का पार्ट है शेयर्स? हाँ हाँ हाँ, कर सकते हैं बिल्कुल। एफपीओ से, फर्दर पब्लिक ऑफर से, प्रोस्पेक्टस इशू करके, और कैसे, सेम मेथड रहता है, बट थोड़ा रोल का कंडीशन जो है वो रिलैक्स हो जाता है। हाँ हाँ। एट द टाइम ऑफ इशूइंग शेयर्स आपकी लिस्टिंग प्रोसेस भी चलती रहती है। जैसे ही आईपीओ लिस्ट हो गया मतलब आप कंपनी लिस्ट हो चुकी है। नहीं कर सकते भाई, मतलब ही नहीं बनता। लिस्टिंग तो मैंडेटरी है, तभी तो आपके शेयर्स डीमेट में आएंगे, तभी तो लोग स्टॉक मार्केट से शेयर परचेस करेंगे आप। ओके, करो यार जल्दी करो, टाइम भी हो रहा है। हाँ जी। नॉमिनल वैल्यू। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। मैं ठीक हूँ, कैसे?
हाँ क्लास में था मैं। हाँ अभी आऊंगा मैं 2 बजे के आसपास। 6 बजे तक। हाँ जी हाँ जी बोल रहे हैं। हम्म। ठीक है। ये हो गया ऊपर वाला। हाँ भाई बोलो। आज के लिए इतने का हो फिर।